हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 का आप देख सकते हैं कि 19 जुलाई के शिफ्ट 4 का हम लोग मैथ सॉल्यूशन करेंगे। जितने सारे मैथ्स के क्वेश्चन होंगे उन सबको हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पहले हम लोग 15 सेट कर चुके हैं, तो ये हमारा सेट नंबर 16 होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आखिरी शिफ्ट है, शिफ्ट नंबर 4, चौथे दिन का आखिरी शिफ्ट यानी कि सेट नंबर 16। ठीक है, तो मेरा नाम बबलू सोनी है। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, चलते हैं मैथ से क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा और आगे आते हैं। ठीक है, आ चुके हैं हम लोग पहले सवाल की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि जब m को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आता है? 5। ये शेषफल है। जब 3m को 7 से डिवाइड करेंगे ना तो शेषफल क्या होगा? 3m होने से शेषफल भी 3 टाइम्स होगा, यानी कि 15 को फिर से हम 17 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 7 से। तो रिमाइंडर कितना आने वाला बता दीजिए। रिमाइंडर यानी कि 1 आने वाला है, और यही सवाल का आंसर है। एक आसान सवाल से हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। एक ट्रायंगल एबीसी है, उसकी भुजा AB और AC के मध्य बिंदु। पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC। ये आपका ट्रायंगल हो चुका ABC। ये क्या बोलता है कि AB और AC के मध्य बिंदु आपके पास X और Y है। ठीक है, यदि BC प्लस XY की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 18। इन दोनों की वैल्यू 18 होती है। आपको पता है कि जब मध्य बिंदु को ज्वाइन करते हैं तो अगर ये 1 है तो इसकी वैल्यू 2 के बराबर होती है। मतलब इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। तो आपसे पूछा कि BC माइनस XY की वैल्यू क्या होगी। अगर दोनों का सम 18 है तो यहाँ दोनों का सम कितना है? तो आप बोलेंगे 3, यानी एक की वैल्यू आ गई 6। यानी एक की वैल्यू अगर 6 के बराबर है तो दूसरे की वैल्यू 12 के बराबर होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस 12 माइनस 6 यानी कि 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा। दूसरा सवाल भी आसान ही मिला है, आगे बढ़ते हैं। आदित्य कोई 1100 में 300 आम खरीदता है। सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है। 1100 रुपए में 300 आम खरीदता है। इनमें से कुछ आम सड़े हुए होते हैं और फेंक दिए जाते हैं, और शेष आमों को 5 रुपए की प्रति दर से बेचता है और 150 रुपए का लाभ कमाता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आप मुझे बताओ कि इसने 1100 रुपए इसका टोटल CP हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना? 1100 रुपया। सॉरी, हमने 1000 लिख दिया ना, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 1100 रुपया इसका CP है। सेल किया है 5 रुपए की दर से, लेकिन आम कितने हैं ये आपको नहीं पता। आम कितने हैं? तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो 5 रुपए की दर से 300 आम नहीं, बल्कि सड़ा हुआ आम को छोड़कर। बोलिए। और इसमें क्या होता है कि इसको 150 रुपए का लाभ होता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि 1100 प्लस 150 इज इक्वल टू दिस। क्या मेरा कहना सही है? अगर मेरा कहना सही है तो आंसर भी आने वाला है। 1100 और 150 कितना होता है? 1250 इज इक्वल टू 1500 माइनस 5x। तो 5x की वैल्यू आ गई कितनी, बता दीजिए। 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 5x की वैल्यू आ गई 250 के बराबर। तो x की वैल्यू आ गई 50। ये 50 है क्या? ये परसेंटेज है क्या? नहीं, ये 50 नंबर ऑफ आम है जो सड़ गया था। जो आम सड़ गया था ये वो नंबर ऑफ आम है 50। तो आपसे सवाल क्या पूछता है कि फेंके गए आमों का परसेंट ज्ञात करें। टोटल आम 300, आपने फेंक दिया 50, यानी कि 6:1 का रेशियो। तो 1/6 का मतलब ही क्या होता है? 16 इंटीजर 2/3%। ये बढ़िया सवाल आपको मिला। पहले दोनों सवाल से ये सवाल थोड़ा बढ़िया सवाल। आगे बढ़ते हैं। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है तो मैं कह सकता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45। तो 45 क्यू दोनों का वैल्यू सेम होता है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 0। एक तरीका ये भी सोचने का हो सकता है। अगला क्या सोचने का हो सकता है, अगर a माइनस बी की वैल्यू 0 है तो आपको AQ माइनस BQ निकालना है, जो कि a माइनस बी इंटू समथिंग होता है।
तो अगर इसकी वैल्यू ही 0 है तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 0। दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतना और इतना अधिक है, यानी ए और बी मान लेते हैं पहला और दूसरा का, फर्स्ट और सेकंड नंबर। सी को हम मान लेते हैं कि 100 है, तो 117 और ये 150 ये हो जाएगा। तो आपको दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है, ठीक है ना भाई। मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कर सकते हैं 3 से, 39 इस टू कितना हो जाएगा 50। पता नहीं किस तरह का सवाल पूछते हैं सीजीएल वाले, मुझे समझ नहीं आता। दो संख्याओं के योग का घन, दो संख्याओं के योग का घन, घन का योग नहीं योग का घन अगर 1728 है, तो आप बताओ x प्लस वाई की वैल्यू 12 होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यदि इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल अगर 32 है, तो दी गई संख्याओं के घनों का योग निकालना है। पहले योग का घन था, अब घनों का योग पूछ रहा है। बहुत बढ़िया। क्या आप नहीं निकाल पाएंगे क्या? आपको दूर से ही दिख रहा होगा कि अगर ये मल्टीपल है तो मैं 8 और 4 ले सकता हूँ, 8 चौका 32। सेटिस्फाई करवा लो, 8 प्लस 4 यानी कि 12, मतलब x और y की वैल्यू 8 प्लस 4 ही होने वाली है। अब दोनों का क्यूब ही निकालना है, यानी कि 8 का क्यूब होता है 512, 4 का क्यूब 64, 576 इज द आंसर। आप चाहो तो फॉर्मूला से निकाल सकते हो, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, मुझे दिख गया, आपको भी दिख गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज, चोर एक पुलिस को 300 मीटर की दूरी से देखता है। ठीक है, ये डिस्टेंस आप देख लो एक बार। 300 मीटर की दूरी से एक चोर को एक पुलिस वाला देखता है, और चोर जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी तुरंत क्या करता है कि 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ाता है उसको। चोर पकड़ाता है तो चोर कितनी दूरी तय की गई? यहां से भागते 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 चोर कहीं यहां जाकर के पकड़ लिया गया होगा। तो इस दूरी का मान आपको बताना है कि ये दूरी है कितना, ये दूरी है कितना। ठीक है, तो 300 मीटर स्टार्टिंग में रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। डिफरेंस चेंज कर दो, डिफरेंस बोल रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर का चेंज कर दो स्पीड को मीटर पर सेकंड में। तो आप अगर देखोगे इधर, तो 5 दूना 10 से ये जीरो खत्म हो जाएगा, यानी कि 18 गुना 30 सेकेंड लगता है इस चोर को पकड़े जाने में। यानी यानी जो चोरवा है वो इतना सेकंड भागा होगा 18 गुना 30 किस स्पीड से? 10 के स्पीड से। तो 10 इंटू 5/18, 18 से 18 खत्म, 300 गुना 5 यानी कि 1500 मीटर। मीटर क्यों आया? क्योंकि मीटर पर सेकंड की बात कर रहे हैं। इसी को 1.5 किलोमीटर बोलते हैं, और इसी को ऑप्शन नंबर 2 भी बोलते हैं। आगे बढ़े। 12 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए, कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? 1 मिनट। 12 पुरुष 10 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, तो कार्य को अगर 6 दिन में पूरा करना है, यानी कि m की संख्या आधा, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं ठीक है, तो उसके लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी? तो आप बता दो। अगर 6 में पूरा करना है तो आपको यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे सिंपल। ठीक है, कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? 12 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, 12 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तो कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए और कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? हाँ ठीक है, मैंने ये और नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ कितने कितने पढ़ रहा था। ठीक है, अब आंसर आ जाएगा फिर। तो 6 से कट जाएगा 2 बार में, यानी x की वैल्यू आ गई 20m। वही मेरे मन में ना 20m चल रहा था कि आंसर तो कहीं दिख नहीं रहा है, ग्रीन जोन तो इधर लिखा हुआ है। यानी 6 दिन में पूरा करने के टोटल कितना 20 लोग चाहिए। लेकिन सवाल पूछता है कि और कितने? पहले से 12 लोग हैं, यानी कि प्लस 8 पीपुल और चाहिए, जिससे कि तुम्हारे सवाल का आंसर मिल सके। आगे बढ़ते हैं। अगर इन दोनों का सम 90 होता है
तो दोनों वैल्यू सेम होते हैं, वैल्यू क्या हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं। एक डीलर एक वस्तु को क्रय से 60% अधिक अंकित करता है। अगर सीपी तुम्हारा 100 है तो वो 60% ज्यादा यानी कि 160 को अंकित किया। उसे अंकित मूल्य पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूटें देकर एक ग्राहक को बेचता है। पहले हम 20 निकालते हैं, तो पहले अगर 20 डिस्काउंट दिया मतलब 30 और 2 32, 16 गुना 2 32 कम करेंगे तो 128 फर्स्ट डिस्काउंट के बाद। 10% और डिस्काउंट दिया यानी कि 12.8 और कम कर देंगे 128 में से। बोलिए बोलिए। तो 12 कम किया तो 116 यानी 115.2, ये तुम्हारा एसपी हो जाएगा। बोलिए। यदि उसे लेन देन में 10,064 रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, आप मुझे बताओ, सीपी से एसपी जाने में 15.2% का लाभ है। तो आपने बोला कि 1064 की वैल्यू 15.2 के बराबर, तो क्रय मूल्य निकालो यानी कि 100 का वैल्यू निकालो। बोल सकते हैं ना? बिल्कुल आप बोल सकते हैं। आप मुझे बताओ, अगर इस डिसिमल को हटाएंगे तो 0 आएगा इधर। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये पूरी वैल्यू इससे 7 बार में कट जाएगी, यानी सीपी की वैल्यू 7000 और ये तुम्हारा आंसर है। 7,000 रुपया उसका क्या है? क्रय मूल्य है। आगे बढ़ते हैं। बीसी एक जीवा है। वेयर इज बीसी? ए बी सी, ये इसकी बात कर रहा है। बीसी एक जीवा है और सीडी बिंदु सी से होकर जाने वाली एक स्पर्श रेखा है, इसकी बात कर रहा है। ये स्पर्श रेखा है। यदि एओसी 112 है, वेयर इज एओसी, ये वाला अंदर का एंगल 112 दे रखा है, तो एसीडी की वैल्यू ज्ञात करें। वेयर इज एसीडी? वेयर इज एसीडी? ए सी डी, इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको ये निकालना है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं ट्रायंगल ए ओ सी इसकी बात करूं तो एक एंगल तो 112 है, बाकी अगर ये वाला रेडियस, ये भी रेडियस, तो इसके सामने के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर। तो अगर 2x मान लूं मैं, दोनों को बराबर एंगल का सम, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 माइनस 112, यानी x की वैल्यू 60 और 8 68/2 यानी कि 34 डिग्री। अगर x की वैल्यू 34 डिग्री आ चुकी है तो ये वाला एंगल को मैं बोल सकता हूँ 34 डिग्री। अच्छा, एक और चीज, एक और चीज। ठीक है, अगर ये रेडियस है, ये वाला रेडियस जो है, ये वाला, इस स्पर्श रेखा पे क्या होता है? 90 होता है ना, परपेंडिकुलर होता है। और यहां से यहां तक की वैल्यू अगर 34 है तो आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। नहीं निकाल पाएंगे क्या? 90 माइनस 34, द रिक्वायर्ड एंगल इज 56 डिग्री। अगर दो चार प्रॉपर्टीज आपको याद रही हैं तो इस तरह के सवाल आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको याद है तो इतना लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं लिखता हूँ क्योंकि आपको बताना होता है, वरना इस तरह के सवाल आप फटाफट मन से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोलता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। फिर से वही सवाल, फिर से उसी तरीके का सवाल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं? इसका फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। आपको ये मालूम है, ये मालूम है, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, आओ जरा निकाल लेते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो 400, फॉर्मूला लिखूं तो 152 प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, उसको हम थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। तो आप बताओ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये बन जाएगा 248/2 यानी कि 124। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये x कुछ और नहीं बल्कि जो हमने इसको बोला था हमने, तो यानी कि माइनस x है ये पूरा का पूरा। तो अब यहाँ वैल्यू को पटक दो। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 152 और माइनस x की वैल्यू आ गई 124। 24 दूना 48 और 4 28। मैं कुछ भी कब बोलता रहता हूँ। हमने क्या बोला? 24 गुना 48 यानी 24 डिफरेंस प्लस 4 यानी कि 28। आप मल्टीप्लाई करोगे 28 दूना 56 यानी कि 560 इस सवाल का बेहतरीन आंसर।
ठीक है, इसका आप डायरेक्टली इसके माध्यम में फार्मूला भी याद कर सकते हैं, बट मैं फार्मूला याद करने के पीछे नहीं भागता। ठीक है, कुछ भी करके आपको आंसर ले आना है, क्योंकि ऑप्शन वाले सवाल में फर्क नहीं पड़ता कि आप तरीका कौन सा अप्लाई करते हैं, जो तरीका दिमाग में है पहले उसी से कीजिए, फटाफट कीजिए। n+15 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 8 दिन में किसी कार्य का 36% पूरा कर सकते हैं। तो n+9 व्यक्ति शेष काम 36 अगर काम हो गया तो 64 काम बाकी है, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, और उनमें से प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं। तो आपको n की वैल्यू निकालनी है, गुणा भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 4 से 9 चौका 36, 4 दूना 8 और 2 दूना 10, 2 10 20। ठीक है ना, समझ गए बात। अब जरा तुम इसको काटोगे तो ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 32 बार में। कटने वाला दिख रहा है क्या? अभी तो नहीं देखा मेरे को। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप बोलेंगे 32n प्लस 15 गुणा 32 कितना हो जाएगा, 16 3 48 यानी कि 480 इज इक्वल टू 7 पंजे 35 n प्लस 35 गुना 9, 35 गुना 9 मल्टीप्लाई कौन करने पे कितना आएगा आप देख लेना एक बार। तो मैं कह रहा हूं अगर इसको इधर भेजेंगे तो क्या बच जाएगा मेरे पास, 3n, 3n इज इक्वल टू ये कितना है 315 है ना, यानी कि 480 माइनस 315, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 165 क्या बटा 3, क्योंकि 3 इधर आएगा तो कितना बन जाएगा 55। ये n की वैल्यू है, और ये तुम्हारे सवाल का आंसर भी है जो तुमसे पूछ रहा है कि n का मान ज्ञात करें। तब जो है वो n का मान क्या होगा आपको वो बताना था, और वो आपने बता दिया है। अगला सवाल, आसान सवाल। जब भी x प्लस 1/x की वैल्यू 2 होती है तो आपको पता है कि x की वैल्यू 1 होती है। कुछ भी पूछे उसका आंसर क्या होता है, 2 होता है। आगे बढ़ते हैं। 14 व्यक्ति 60 दिन में एक घर बना सकते हैं, उसी घर को बनाने में 30 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा, बशर्ते कि वे समान दर पे काम करें। ठीक है, 30 दूना 60, 30 की वैल्यू टी की वैल्यू 28 दिन। आसान आसान सवाल ना पूछा करें, खराब लगता है कि हमने सीजीएल का एग्जाम का प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। ठीक है, कुल व्यय 3 लाख रुपए है ये पाई चार्ट में। तो आपसे सवाल क्या पूछता है, आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या पूछा हमने वो कहीं पढ़ा क्या, नहीं दिख रहा है, ऊपर ही होगा इसका मतलब सवाल। आगे देखते हैं। तो सामग्री लागत और विक्रय व्यय पर कितना व्यय किया गया, सामग्री लागत यानी मटेरियल कॉस्ट, राइट। क्यों भाग रहे हो भाई तुम, थोड़ा तो वेट कर लो। ठीक है, ये है मटेरियल कॉस्ट, ये वाला, और विक्रय लागत मतलब सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस। ये किधर है और ये किधर है, तो देखेंगे दोनों साथ में ही है। 15% और 28% यानी कि 43% किसका, तो आप बोलेंगे 3 लाख का। 3 से मल्टीप्लाई करो ना जी, 4 तियां 12, 3 तिरिक 9, डेसिमल लगाते रहो। सो डेसिमल बोल रहा हूँ, जीरो लगाते रहो, जो भी है 129 से स्टार्टिंग होगा। जिस ऑप्शन में 129 से स्टार्ट होगा वो उस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्त। वहाँ कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है, जिस संख्या का अंतिम 3 डिजिट 8 से कट जाए वो संख्या 8 से डिवाइड होती है, जो नहीं कटे वो नहीं होती है। तो ये कट रहा है मतलब ये हो जाएगा 8 16 3 8, ये नहीं कट रहा है, दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। अशोक भारत से इतना गुना तेज दौड़ता है, यानी 2 इंटीजर 2/3 का मतलब होता है 3 दूना 6 और 2 8/3। यानी अशोक भारत से तेज दौड़ता है, मतलब मैं कह सकता हूं कि ये अशोक का स्पीड रेशियो है और ये तुम्हारे भारत का स्पीड रेशियो है। आओ जरा करते हैं, ये ए और बी मैं लिखता हूं इधर थोड़ी देर के लिए। तो आप बताओ जो स्पीड का रेशियो होगा वो क्या मैं 8:3 लिखूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि अशोक जो है भारत को 160 मीटर की प्रारंभिक बढ़त देता है, बिल्कुल ठीक, यहां से मान के चलते हैं जरा।
अशोक ने बोला क्या, अशोक यहीं पे था, अशोक ने भरत से बोला कि तुम 160 मीटर का बढ़त ले लो, यानी कि तुम मेरे से 160 मीटर आगे रहो और मैं पीछे से दौड़ूंगा, आप आगे से दौड़ो। यदि लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए ताकि अशोक और भरत एक ही समय में उस पॉइंट तक पहुंच सके। इस पॉइंट तक यहां से चलेगा बी भरत और यहां से चलेगा ए फॉर अशोक। तो सवाल ये कहता है कि ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि दोनों सेम टाइम पे इस लक्ष्य तक, इस गोल तक पहुंच सके। ठीक है, तो जब दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे एक ही समय में, तो आपके कहने का मतलब है कि टाइम जो है वो कांस्टेंट है। बिल्कुल ठीक। डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर आपने थोड़ी देर कह दिया मुझसे कि टाइम अगर कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो, मतलब जो स्पीड का रेशियो है वही तुम्हारा डिस्टेंस का रेशियो होगा, 8:3। बहुत बढ़िया। अब थोड़ी देर के लिए हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक को x डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, यानी भरत को सिर्फ x चलना है और अशोक को 160 प्लस x चलना है। अगर मैं अशोक का टाइम और भरत का टाइम बराबर कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, क्योंकि एक ही समय की बात कर रहा है। अशोक का टाइम निकालने के लिए अशोक का डिस्टेंस 160 प्लस x, अशोक के स्पीड यानी कि 8 से हम डिवाइड करेंगे। भरत के टाइम निकालने के लिए भरत सिर्फ x चलेगा यानी कि x डिस्टेंस अपन भरत के स्पीड रेशियो यानी कि 3 से हम डिवाइड करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है ये, मुझे मेरे हिसाब से आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़िए, आप जरा मल्टीप्लाई करिए 3x और ये 8x यानी कि 5x की वैल्यू 16 गुना 3 यानी कि 480 होगा। यानी जो x की वैल्यू आने वाली है, अगर ये 500 होता तो 100 होता, लेकिन 20 कम तो 20 25 100, सॉरी 5 6 का 20 है, 4 कम 96। x की वैल्यू कितनी आ गई 96, यानी ये वैल्यू कितना है 96 मीटर है। अब जरा बताओ कि ये स्तंभ कितना दूर होना चाहिए, तो 160 प्लस 96, ये जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट से 256 मीटर दूर है। बहुत बढ़िया सवाल मेरे हिसाब से। ठीक है, ये बेस्ट क्वेश्चन है ये, मतलब इस शिफ्ट का, बेशक इस शिफ्ट का बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, इसमें दिमाग लगता है, रेशियो का सवाल भी है, थोड़ा टाइम स्पीड का यूज भी करवा दिया। ठीक है, दिमाग खोल के रखना पड़ेगा इस तरह के सवालों को करने के लिए। बहुत बढ़िया सवाल, आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे एक धनराशि जो है 3 वर्षों में से धन इतना है, 4 वर्षों में इतना होता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1 वर्ष का इंटरेस्ट इन दोनों का डिफरेंस होगा, यानी 70 और 8 कितना हो जाएगा 78 रुपया। 1 साल का इंटरेस्ट है धनराशि निकालने के लिए। अगर मैं 3 साल का निकालूं सिंपल इंटरेस्ट, तो 3 से मल्टीप्लाई, 7×21, 8×24, यानी कि 234 रुपया। हमने क्यों निकाला? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 3 साल बाद का है, 234 कम कर दो, यही तुम्हारा पी का वैल्यू है। नहीं हो पाएगा क्या? 1400 यानी कि 1396 इस सवाल का मूलधन का वैल्यू है, प्रिंसिपल अमाउंट है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बोलता है cos x प्लस sin x की वैल्यू दे रखी है, तो इतने की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल ठीक। आप जरा देखिए, इधर देखने की कुछ आवश्यकता है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको पता लग जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 cos x 2 sin x, 2 cos x इंटू साइन एक्स, ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x इंटू साइन एक्स। तो 2ab और माइनस 2ab कट जाएगा, बचेगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 इंटू 2 की वैल्यू 2 इस सवाल का आंसर है। इसलिए हमने पहले ही बोला था, क्या इसका इस्तेमाल करना जरूरी है? ये देख करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। आसान तो बेहद सवाल ही है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, कोई वैल्यू पुटिंग नहीं, आसानी से आंसर आपके पास आने वाला है। दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्त का त्रिज्या आपको दे रखा है 2 और 6। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, आप मुझे बताओ, अगर 2 और 6 त्रिज्या है और केंद्र के बीच की दूरी अगर 5 है,
तो क्या दोनों सर्कल एक दूसरे से दूर जाएंगे या एक दूसरे को काटेंगे, आप मुझे बताओ। बहुत बढ़िया सवाल। ये काटेंगे कैसे, पता लग जाएगा आपको थोड़ी देर में। ठीक है, बता रहा हूं कैसे। इसका जो है वो 2 है रेडियस, इसका रेडियस है 6। अगर ये दोनों सटा हुआ सर्कल होता तो 6 और 2 यानी कि डिस्टेंस कितना होता दोनों के बीच का, 8 होता। लेकिन ये 5 होने के लिए एक दूसरे पे चढ़ना तो पड़ेगा ना, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया अब 5। अगर ये काट नहीं रहा होता तो कितना होता, 6 + 2 यानी कि 8। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, ये फॉर्मूला होता है, मुझे याद नहीं रहता है बट एक बार देखता हूँ। ये जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि ये वाला, इसका लंबाई क्या होगा, तो मेरे हिसाब से केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर। यानी अगर मैं इसको C1 कह दूं, इसको C2 कह दूं, तो C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। आइए जरा चेक कर लेते हैं। तो C1 C2 का डिस्टेंस कितना है, 5, 5 का स्क्वायर 25, R1 माइनस R2 6 माइनस 2 यानी 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट, यानी 9 का अंडर रूट। द आंसर इज 3 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं करना, बस एक फार्मूला को याद करना है, इस सवाल का आंसर आपके पास आने वाला है। अगला सवाल बोलता है कि यदि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है उतना, तो घन का आयतन निकाल दो। घन बोलेंगे 6 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5046। तो आप जरा 6 से काटो तो 6 अट्ठे 48, 6 चौका 24, 1 यानी कि ए की वैल्यू आ गई 29। आयतन निकालने के लिए 29 का क्यूब करेंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो आप 29 का क्यूब निकालेंगे तो 248, मैं ऑप्शन देख के लगा देता हूँ, 24389, क्योंकि गुना करने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, ये 2 ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है पहले से कि 9 का क्यूब लास्ट में क्या होने वाला है, 9 9 81, एक लास्ट पे तो 9 आने वाला है। लास्ट में 9 आने का मतलब है कि ये और ये तो नहीं हो सकता, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो आप जब देखेंगे इधर तो थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको पता लगेगा तभी कि हाँ इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 24389। वैसे बोला जाता है आपसे कि 30 तक स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए आपको, तो उससे कोई फायदा होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए। ठीक है भाई, आसान सवाल है। 100 में 7% बढ़ाया तो 107 रुपया हो गया। अब वापस बोलता है कि हम मुझे यहाँ से यहाँ जाना है ताकि अपरिवर्तित रहे, तो साथ ही डिफरेंस होगा, लेकिन यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, उल्टा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो 700 बटा 107, 6 से गुणा किया तो 642, बच गया 58 बटा 107%। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं। फिर से आ गया तुम्हारा ये सवाल। डिमांड और प्रोडक्शन दे रखा है, मांग, कंपनियों की संख्या का मांग। उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों की संख्या का मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों की संख्या से अनुपात क्या है। क्या सवाल है ये। दिए गए दंड आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों का, अच्छा ये डिमांड है और ये प्रोडक्शन है, ये कंपनी है। आगे देखते हैं जरा। मांग नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन की संख्या है और ये कंपनी है। ठीक है, ओके, जरा देखता हूँ थोड़ी देर के लिए। उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों की संख्या, ऐसे कितनी कंपनी है जिस कंपनी की मांग उत्पादन से ज्यादा है। तो आप जरा देखो ब्लू लाइन कितने ऊपर जा रहे हैं, ये तो नीचे है, ये तो कम हो जाएगा ना उत्पादन से। डिमांड कम है इसमें और इसमें, लेकिन इसमें देखेंगे डिमांड ज्यादा है, ब्लू वाले की लाइन ज्यादा हो गया, तो इसका संख्या कितना है, 3 कंपनी ऊपर। मांग से अधिक उत्पादन यानी कि 2 कंपनी जो लोग छोड़ दिए थे। मांग से अधिक प्रोडक्शन है 2 कंपनियों का, रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2।
ठीक है, 3:2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ठीक ही सवाल है, आप कह सकते हो। संख्या काउंट करने को बोला था। ठीक है, 8 संख्याओं का औसत जो है वो 18 है। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या निकाल दिया जाए तो औसत 20 हो जाता है। मतलब मैं कह दूं कि 7 का औसत कितना हो जाएगा, 20। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा? 18 × 8 कितना, 144। ये कितना, 140 प्लस एक की वैल्यू x मान लो, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। बहुत बढ़िया, बहुत आसान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ से इंग्लिश शुरू हो रहा है। सो उम्मीद करते हैं कि 25 के 25 सवाल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, हमने अपना 100% कोशिश किया है कि आपको बेहतर कंटेंट दी जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।